हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश इंग्लिश एक ऐसा विषय है जिसे पढ़ना तो सब चाहते हैं लेकिन सब पढ़ नहीं पाते। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हैं और आपको उसे हिंदी में समझना रहता है। यदि आप इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ें तो जब आप उसकी हिंदी समझ जाएंगे तभी आप उस सेंटेंस को पढ़ के उसका अर्थ क्लियर कर पाएंगे। और हिंदी समझने के लिए, किसी भी सेंटेंस की हिंदी समझने के लिए आपको उसको सेंटेंस यानी इंग्लिश का ट्रांसलेशन आना चाहिए। और यदि आपको ट्रांसलेशन नहीं आता तो आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे और कुछ समझ नहीं पाएंगे। और आज के इस मॉडर्न एज में अगर जिस भी व्यक्ति को, जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आती है तो उसे कहा जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसका एक वीडियो लेक्चर आपको पहले ही मिल चुका है, जिसका नाम है माय सीक्रेट्स। यानी इस सीरीज में मैं आपको अपने उन सभी सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे मैं किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझ सकता हूं। फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज की जो क्लास है वो माय सीक्रेट की पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको वर्ब्स की फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं। वर्ब्स की फॉर्म जिसके एक पहले ही भी 2 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें एक वीडियो लेक्चर में मैं आपको वर्ब की फॉर्म को किस प्रकार से बनाया जाए उसे मैंने बताया था, और दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वर्ब की फॉर्म जो एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यूज होती है, उस वर्ब की फॉर्म को बताया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वर्ब की पैसिव फॉर्म, वर्ब को पैसिव फॉर्म में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ट्रांसलेशन में किस प्रकार से वर्ब की पैसिव फॉर्म यूज की जाती है, उसे मैं बताऊंगा। तो आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि रहीमदास जी कह गए हैं, रहीमन मोती पाइए गहरे पानी पैठ। यानी जितनी गहराई में आप जाएंगे मोती आपको मिलना उतना ही तय है। मेरा वीडियो लेक्चर भले ही लंबा हो, लेकिन यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर को पूरा देख रहे हैं तो आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिससे कि आप लोग नहीं जानते होंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा खींचेगा, लेकिन इसमें मैं लगभग आप सभी को पैसिव वॉइस के जो टेंस होते हैं, पैसिव वॉइस में जो ट्रांसलेशन होता है, उसे आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो बहुत समय हो गया बातें करते हुए, चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और शुरू करते हैं अपना माय सीक्रेट पार्ट 2। पहले नियमानुसार यह है कि यदि किसी सेंटेंस से यह ज्ञात हो कि भविष्य में, यानी निकट भविष्य में, कोई कार्य किसी की आज्ञा से या कोई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला है, तो उसका सेंटेंस जो है कुछ इस प्रकार से आप लोगों को हिंदी में मिलेगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और प्लस वर्ब के साथ जो आप लोगों को मिलेगा आखिरी में आ जाने को या ई जाने को या ए जाने को। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं आपको सब्जेक्ट के बाद लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आप जो सेंटेंस ट्रांसलेट करने वाले हैं उसमें जो कार्य होने वाला है वो निकट भविष्य में किसी की आज्ञा से या किसी के किसी कार्यक्रम के, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला है। तो इस सेंटेंस को जब भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसमें जो हमें सब्जेक्ट मिल रहा है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग टू बी का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसका हम, कि लड़का पढ़ाया जाने को है, लड़का पढ़ाया जाने को है। अब इससे पता लग रहा है कि निकट भविष्य में इससे कार्य निश्चित है कि ये कार्य होगा। तो क्या हो जाएगा, लड़का यानी कि आ बॉय, एक लड़का, और फिर सिंगुलर नंबर एज टू बी, और फिर पढ़ाया टॉट। तो ए बॉय इज टू बी टॉट। लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि यदि इसमें द्वारा लगा के कोई और सब्जेक्ट दे दिया जाए, जैसे लड़का अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाने को है, तो
अ बॉय इज टू बी टॉट बाय टीचर। बाय लगा के उस नाउन का हम लोग प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ के कुछ और रूल हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में जब भी आप लोग ट्रांसलेट करने के लिए कोई भी सेंटेंस पाते हैं तो उसमें जाना एक शब्द मिलता है जो कि लगभग पैसिव वॉइस में सब में मिलता है। जैसे कि वो पढ़ाया जाता है या वे पढ़ाए जाते हैं या तुम पीटे जाते हो या वो उसके द्वारा खाना खाया जाता है। तो जाता है यानी कि जाना, जो सेंटेंस वर्ड आता है इस वर्ड के लिए हम लोग गो का प्रयोग नहीं करते हैं। ये वर्ड हमारा जो है एक सहायक क्रिया की तरह कार्य करता है और पैसिव वॉइस के किसी भी ट्रांसलेशन में जाना शब्द आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस आए उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसमें जाना शब्द जो आ रहा है उसका वो शब्द जो है उस सेंटेंस में एक सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहा है और सहायक क्रिया को उसमें हमें इंग्लिश उसकी नहीं लिखनी है। तो चलिए हम अगला रूल देखते हैं हम लोग। तो इस नियमानुसार ये होता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और वर्ब के साथ ये आ जाने को था या ई जाने को थी या ए जाने को थे ऐसे सेंटेंस ऐसे वर्ड्स हमें लिखे हुए मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि जो सेंटेंस में जो कार्य होने वाला था वो भूतकाल में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था या किसी की आज्ञा से होने वाला था, परंतु वो पूरा ना हो सका है। और ऐसे वाक्यों को जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनमें हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद टू बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं। हाँ, यदि उसमें किसी आदमी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा आ रहा है तो बाय लगा के उस आदमी, उस व्यक्ति या उस वस्तु या उस प्रोनाउन का हम लोग जिक्र कर देते हैं। जैसे सेंटेंस में क्या है कि लड़का पढ़ाया जाने को था, यानी कि इस सेंटेंस को देख के आपको लग रहा है कि भूतकाल में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लड़का पढ़ाया जाने को था लेकिन अब नहीं पढ़ाया जा सका है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो अ बॉय वाज टू बी टॉट, यानी कि इसमें ध्यान रखिए कि पैसिव में जैसा आप लोगों को पहले से बता रखा कि पैसिव में वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसमें किसी भी सेंटेंस को जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ब अगर कहीं भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अगर मैंने नहीं लिखा है तो आप ये लोग समझ लीजिएगा कि हमें इस टाइप के सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। चलिए, उम्मीद है इस एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले नियमानुसार यदि सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आ जाता है, ई जाती है या ए जाते हैं, इस प्रकार से अगर सेंटेंस कोई मिल रहा है तो उसमें हम लोग जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इज, एम या आर का प्रयोग कर लेंगे और उसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हाँ, यदि सेंटेंस में संज्ञा प्लस के द्वारा, यानी कि किसी भी नाम को दे दिया, कोई संज्ञा कोई नाउन दे दिया गया उसके बाद के द्वारा लगा दिया गया, अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है सेंटेंस में तो हम लोग जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर चुकेंगे तो लास्ट में सेंटेंस के बाय लगा के उसी संज्ञा को, उसी नाउन को हम लोग लिख देंगे और सेंटेंस हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, लड़का शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे जिसे शिक्षक के द्वारा हटा देते तो लड़का पढ़ाया जाता है, अ बॉय इज टॉट। अब के द्वारा, शिक्षक के द्वारा आ गया है तो सेंटेंस के लास्ट में बाय लगा के हमने टीचर लगा दिया। क्लियर? उम्मीद है ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग अगले रूल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने आप लोगों के लिए 3 रूल कवर किए हैं और पैसिव फॉर्म की वर्ब फॉर्मेट में अगर हम लोग सारे रूल को एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश किया तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, जिसे देखते देखते आप लोग ऊब जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए आधे टॉपिक को कवर करूंगा और आधा टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा।
उम्मीद है इस आधे टॉपिक को आप लोग आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने के पहले इस आधे टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला रूल हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट अगले नियम के अनुसार ये है कि यदि किसी सेंटेंस में क्रिया के आखिरी में, हिंदी के सेंटेंस के क्रिया के आखिरी में आ जा रहा है या ई जा रही है या ए जा रहे हैं, इस टाइप के वर्ड्स मिल जाए तो उससे क्लियर हो जाता है कि सेंटेंस में जो कार्य है वो अभी तक जारी है, खत्म नहीं किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें जो सब्जेक्ट दिया रहता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम लोग बीइंग लगा देते हैं। बीइंग के बाद हम लोग वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम लोग यदि सेंटेंस में नाउन दिया गया है तो बाई लगा के उस नाउन का या उस प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमारे पास पत्र टंकित किए जा रहे हैं। पत्र टंकित मतलब पत्र है रहे हैं अंत में आ रहा है, तो अर्थात ये जो सेंटेंस है हमारा जो पत्र है प्लूरल नंबर में, इसलिए हमने लिखा लेटर्स और लेटर्स यानी प्लूरल नंबर तो आर बीइंग और टंकित की इंग्लिश होती है टाइप यानी कि टाइप। लेटर्स आर बीइंग टाइप। क्लियर? चलिए उम्मीद है ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कुछ नियम। ये आप लोग तो स्टूडेंट्स मैं ये देखता रहता हूं कि आप लोग जब भी मेरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं वो आधे में ही छोड़कर आप चले जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों से मिस हो जाते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जब भी मेरा कोई वीडियो लेक्चर देखें तो उसे बिना स्किप किए हुए या बिना छोड़े आखिरी तक पूरा देखा करें, जिससे कि आपको उस वीडियो लेक्चर का लाभ मिल सके और जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य को लेकर मैंने इस चैनल को शुरू किया है वो लक्ष्य मेरा पूरा हो सके। मेरा लक्ष्य है कि जो छात्र अपने आर्थिक समस्या के कारण अपनी किसी भी कोचिंग में नहीं जा पाते हैं और उनको पढ़ना रहता है, तो उनके लिए उनकी कोचिंग की समस्या को मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। तो आप लोग जब भी मेरे वीडियो लेक्चर पे आए तो उस वीडियो लेक्चर को पूरा देखा करें और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर किया करें जो पैसों की समस्या के कारण कहीं कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आगे के रूल में क्या है। तो स्टूडेंट्स अगले नियमानुसार यदि किसी सेंटेंस का फॉर्मेट आ जा चुका है, वर्ब के बाद हमें सेंटेंस ऐसा मिल जाए हिंदी में कि वर्ब के बाद हमें लिखा मिले आ जा चुका है या ई जा चुकी है या ए जा चुके हैं, या फिर सेंटेंस के वर्ब के आखिरी में मिल जाए आ गया है या ई गई है या ए गए हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो सेंटेंस में होने वाला कार्य है वो प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल है उसमें समाप्त हो चुका है। और ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि उसमें कोई भी नाउन के साथ कोई भी संज्ञा के साथ के द्वारा जुड़ा हुआ है तो सेंटेंस के आखिरी में बाई लगा के उस नाउन को हम लोग लिख देते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इन दोनों फॉर्मेट्स के एग्जाम्पल्स को ले लिया है, जैसे कि लड़का शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा चुका है और लड़का शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया है। ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं। इनको जब भी हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहां लिखेंगे अ बॉय और इसके अनुसार हैज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नंबर है, हैज बीन टॉट बाय टीचर। क्लियर? उम्मीद है ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर अगले नियम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले नियमानुसार स्टूडेंट्स कि ऐसे सेंटेंस जिनसे ज्ञात हो कि जो कार्य हो रहा है सेंटेंस में वो पास्ट टेंस में सामान्य रूप से हो गया, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग फॉर्मेट पाते हैं, हिंदी का फॉर्मेट पाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से पाते हैं कि सब्जेक्ट होता है और वर्ब के साथ लास्ट में आ गया, ई गई या ए गए,
ऐसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो ये सेंटेंस हमें क्लियर हो जाता है कि सेंटेंस ये पास्ट टेंस में सामान्य रूप से कार्य हुआ है। और ऐसे सेंटेंस जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जो सब्जेक्ट दिया रहता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वाज या वर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम लोग वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि सेंटेंस में कहीं पर भी के द्वारा कोई लगा के कोई संज्ञा आ गई है तो इंग्लिश के सेंटेंस के लास्ट में हम लोग बाय लगा के उस नाउन को, उस संज्ञा को लिख देते हैं। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। तो पहला एग्जांपल हमने लिया है किताबें छापी गई। किताबें छापी गई तो बुक्स वर और प्रिंटेड। क्लियर कि बुक्स वर प्रिंटेड, क्योंकि किताबें प्लूरल। इसी तरह अगला सेंटेंस है कि लड़के पढ़ाए गए तो बॉयज वर टॉट। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर मिल जाता, दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी सिंगुलर नंबर दोनों मिल जाता तो उसकी जगह पे, वर की जगह पे हम लोग वाज का यूज करते और सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते। अगर यहाँ पे लड़के शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए तो शिक्षक के द्वारा जो आता है सेंटेंस वो आखिरी में बाय लगा के टीचर लगा दिया जाता, बाय टीचर। क्लियर? चलिए इस रूल को नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स इस नियम के अनुसार ये होता है कि जब किसी सेंटेंस से हमें ज्ञात हो रहा हो कि कार्य भूतकाल में जारी था तो उस सेंटेंस का जो फॉर्मेट हमें मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है कि उसमें हमें सब्जेक्ट मिलती है और क्रिया के आखिरी में आ जा रहा था या ई जा रही थी या ए जा रहे थे, इस टाइप के वर्ड मिल जाते हैं। तो हमें ज्ञात हो जाता है कि सेंटेंस जो हमारा था ये भूतकाल में भी जारी था। तो अब इसको जो हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें जो सब्जेक्ट दी रहती है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वाज या वर का यूज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग बीइंग लगा देते हैं। और बीइंग लगाने के बाद वर्ब जो होगी हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगानी होगी, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा और फिर बाय लगा के जो दिया नाउन रहता है वो नाउन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस नियम को अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि जो रूल मैंने लिखा शुरू किए हैं ये टेंस पे आधारित रूल हैं। ये टेंस के पैसिव वॉइस फॉर्म बनाने के रूल हैं। इसमें सेंटेंस को हिंदी में पैसिव फॉर्म में ही मिलता है और आपको उसको इंग्लिश में भी पैसिव फॉर्म में ही ट्रांसलेट करना रहता है। तो अब यहाँ पे हम लोग आकर उस जगह पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे कुल 3 ही टेंस के फॉर्म बचे हैं। इसके बाद हम लोगों के कुछ और अदर जो रूल्स होते हैं उनको मैं बताऊंगा और उन रूल को बताने के बाद कुल पैसिव फॉर्म खत्म होगी। तो ये वीडियो लेक्चर जो है मेरा वर्ब की फॉर्म का आधा वीडियो लेक्चर है। आधे वीडियो लेक्चर को मैं शीघ्र ही आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आप लोग आगे के वीडियो लेक्चर को छोड़िएगा नहीं और बिना स्किप किए हुए आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो वर्ब की फॉर्म के बाद ऐसे जो वर्ड सेंटेंस होते हैं जिनमें कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसको आप समझ ही नहीं पाते हैं। तो वर्ब की फॉर्म तो थोड़ा सा इजी है क्योंकि लगातार वर्ब की फॉर्म आप पढ़ते चले आ रहे हैं तो वो तो थोड़ा सा इजी है, तो उसे आराम समझ जाएंगे। लेकिन जो वर्ब की फॉर्म के बाद जो सेंटेंस आते हैं वो आपके लिए थोड़े से कठिन होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप आखिर तक अगर मेरे वीडियो लेक्चर के साथ बने रहे तो मैं आपको उस सेंटेंस को, उस टफ सेंटेंस को इतने इजी मेथड में बताऊंगा कि आप लोग उसे भी आसानी से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगला रूल हमारा है पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट में ये पता लगता है कि हमारा जो कार्य है वो पास्ट टेंस में संपूर्ण हो चुका था। और ऐसे सेंटेंस जब हिंदी में आते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से आते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हम लोगों को आ गया था या ई गई थी या ए गए थे आदि शब्द आ जाते हैं, या फिर उसकी जगह पे हम लोगों को आ जा चुका था या ई जा चुकी थी या ए जा चुके थे, ऐसे शब्द आते हैं। और ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लोग डायरेक्ट हैड बीन का प्रयोग कर देते हैं और फिर वहां पे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और उसके बाद बाय लगा के यदि नाउन दिया गया है तो नाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमारा है कविताएं लिखी जा चुकी थी। तो कविताएं पोएम्स, उसके बाद क्या बताया था, हैड बीन का प्रयोग हमने बताया, हैड बीन लगा दिया और फिर लिखी जा चुकी थी रिटन। और अगर यदि यहीं पे होता है कि कविताएं कवि द्वारा लिखी जा चुकी थी तो इसके बाद हम लोग बाय लगा के पोएट लगा देते, बाय द पोएट।
और सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता। तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले नियम के अनुसार यदि किसी सेंटेंस में के अंत में वर्ब के साथ हमें आ जाएगा या ई जाएगी या ए जाएंगे इत्यादि शब्द आ जाते हैं तो क्लियर है कि वो सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। और उस सेंटेंस को जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे और बी के बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल क्या है, पत्र टंकित किया जाएगा तो लेटर, फिर विल बी और टाइप्ड, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी हमें टाइप्ड, तो लेटर विल बी टाइप्ड। क्लियर? उम्मीद है ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, तो इन्हें नोट कीजिए और फिर इसके बाद आगे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जो है हमारा टेंस का आखिरी सेंटेंस है, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हिंदी का सेंटेंस आता है ट्रांसलेशन के लिए, उसके स्ट्रक्चर में वर्ब के बाद हमको आ जा चुका रहेगा या ई जा चुकी रहेगी या ए जा चुके रहेंगे, इस तरीके के वर्ड मिलते हैं, इस तरीके के शब्द मिलते हैं। और इसको जब भी हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद हम लोग वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और यदि सेंटेंस में कोई नाउन आया है तो बाई लगा के उस नाउन को लिख देते हैं। चलिए एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो इस रूल का एग्जांपल है, लड़का पढ़ाया जा चुका रहेगा तो बॉय विल हैव बीन टॉट। इस प्रकार से अगर इसमें कोई भी नाउन आया होता द्वारा लगा के तो बाई लगा के उसके लास्ट में लगा देते। और इस प्रकार से इस टाइप के सेंटेंस को जब भी आपको हिंदी में मिल जाए तो ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर खत्म किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस होते, पैसिव वॉइस का जो वर्ब की फॉर्म होती है उसे मैं आधा कवर कर लूंगा, तो उसको मैंने आधा कवर कर दिया है और भी इतने ही रूल इसमें और बाकी हैं। और उन रूलों को भी यदि मैं पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करता तो वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। अब यहाँ तक आपको जो कुछ समझाया गया है उसका आप रिवीजन कीजिए, उससे संबंधित आप सेंटेंस ढूंढिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। यदि आपको उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी क्वेरी वहाँ पे छोड़िए। निश्चित ही मैं अपने जो अगला वीडियो लेक्चर लेके आने वाला हूँ उस वीडियो लेक्चर में आने के पहले आप लोगों की क्वेरी को निश्चित रूप से रिजॉल्व कर दूंगा। और मेरे जो नए दर्शक हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे इससे पहले जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर है उन्हें आप जाके देख लीजिए, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी उन्हें मैं लिंक कर दूंगा। इसके पहले के मेरे 3 वीडियो लेक्चर हैं। एक वीडियो लेक्चर जो है माय सीक्रेट पार्ट 1 के नाम से है, दूसरा वीडियो लेक्चर मेरा 500 वर्ड्स की फॉर्म के नाम से है और तीसरा वीडियो लेक्चर है कि टेंस में कैसे वर्ब का यूज किया जाए, यानी उस टेंस की एक्टिव फॉर्म में वर्ब को यूज करना मैंने सिखाया है। तो आप जाके वहां उसे देख सकते हैं। यदि आप उसे देख लेंगे तभी ये वीडियो लेक्चर आपको ठीक से समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, इससे आपने कुछ भी सीखा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही साथ मैंने शुरू में ही बताया था कि अपने उन सभी दोस्तों को मेरा वीडियो लेक्चर जरूर पहुंचाइए जिनको अभी कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जिनके पास आर्थिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी तक मेरा वीडियो लेक्चर शेयर करके जरूर पहुंचाइए। और मैं अपने नए दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि वो यदि मेरे चैनल पे आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो लेक्चर आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।